हेलो, स्वागत है आप सबका ट्रिलॉजी क्लासेस में। मेरा नाम निखिल है और आज की क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने क्लास 12th के चैप्टर 1 को, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, मतलब वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र को। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज में जो ये रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था वो क्यों लग रहा था। तो ये लग रहा था, ये फोर्स के कारण लग रहा था और वो उस फोर्स की खोज की थी कूलम्ब्स ने। इसलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कूलम्ब्स के नियम, मतलब कूलम्ब्स लॉ। अभी कूलम्ब्स का लॉ क्या कहता है कि कूलम्ब्स लॉ का कहता है कि अगर दो चार्जेस लोगे, ठीक है, चाहे वो लाइक चार्जेस हो, मतलब या तो सजातीय आवेश हो या फिर विजातीय आवेश, मतलब अनलाइक चार्जेस हो। लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस में जो आपका अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगता है वो क्यों लगता है। लाइक चार्जेस में रिपल्सिव फोर्स क्यों लगता है, अट्रैक्टिव चार्ज में रिपल्सिव फोर्स क्यों लगता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जनरेट होता है और सेम नेचर का चार्ज होता है, मतलब लाइक चार्ज होता है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करता है। और अगर अपोजिट नेचर का चार्ज होता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो वो रिपल्सन और अट्रैक्शन जो होता है एक फोर्स के कारण होता है। और वही फोर्स जो है उसी को किसने ढूंढा था, तो कूलम्ब्स ने ढूंढा था। तो इसलिए कूलम्ब का नियम आ गया, कूलम्ब्स लॉ आ गया। और कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। किसके, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। क्या, किसके, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब वो जो डिस्टेंस है Q1 Q2 के बीच जो R डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि जो कूलम्ब्स लॉ होता है वो दो चार्ज के बीच, दो आवेश के बीच लगता है और उसके और जो कि वो फोर्स जो होता है वो उस दोनों चार्ज के गुणा के, मतलब प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर मैग्नीट्यूड 2 कूलम से 4 कूलम हो जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। अगर वही चार्ज जो है आपका 2 कूलम से 1 कूलम हो जाएगा तो मैग्नीट्यूड फोर्स घट जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब एक वैल्यू अगर घटता है दूसरा भी घटेगा, अगर एक वैल्यू बढ़ता है दूसरा वैल्यू भी बढ़ेगा। लेकिन डिस्टेंस के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसके भी स्क्वायर के, डिस्टेंस के स्क्वायर के। कहने का मतलब ये कि जो आपका कूलम्ब्स लॉ होता है वो डिस्टेंस, क्या, तो डिस्टेंस बढ़ने से घटेगा और घटने से बढ़ेगा, मतलब जस्ट उल्टा। इसलिए उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। इसलिए कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस and inversely proportional to the square of distance between them। यहां तक क्लियर है। अब यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन है इसी को कौन सा स्थिर विद्युत बल कहते हैं। और स्थिर विद्युत बल जो है वो दोनों आवेशों के बीच के गुणा के क्रमानुपाती होता है और इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्यक्त क्रमानुपाती होता है। इसको आप दिमाग में सेट कर लो, क्या होता है, दूरी के व्यक्त क्रमानुपाती और दोनों चार्ज के गुणा के क्रमानुपाती होता है। इस चीज को दिमाग में सेट कर लिया। तो इसलिए फोर्स को क्या लिखा गया है, तो F इज इक्वल टू क्या लिखा गया है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिखा गया है क्या, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर, है कि नहीं, यही लिखा गया है। अब दोनों प्रोडक्ट मतलब बीच में गुना है ना, Q1 इंटू Q1 इंटू Q2, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, उसके बीच के डिस्टेंस के, दूरी के। जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो लगाओगे K, तो ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। और याद रखो मैग्नीट्यूड का मतलब प्लस कूलम, प्लस 3 कूलम लो या माइनस 3 कूलम लो, होगा प्लस ही वो, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। तो Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर, यही इसी K को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसी को K को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और इसी K का वैल्यू जो होता है आपका होता है कितना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। क्या होता है, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर, जिसमें आपका ये एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। और ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, तो ये होता है आपका 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन
मीटर स्क्वायर। ये जो है सब एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है, ये ढूंढ के निकाला गया है, ये कहीं से आया नहीं, ये कूलम्स के द्वारा ढूंढा गया था कि जो वैक्यूम है या फिर एयर है उसमें इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो होगा वो उसका वैल्यू होगा 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? तो अब जो है इसी को कहते हैं हिंदी में मुक्त आकाश का परावैद्युतांक। क्या कहते हैं? मुक्त आकाश का परावैद्युतांक, या फिर वैक्यूम मतलब निर्वात, निर्वात का क्या? परावैद्युतांक। इस चीज को दिमाग में सेट रखोगे आप। क्या रखोगे यार? कि जो आपका ये दो आवेशों के बीच जो स्थिर वैद्युत बल लगता है वो क्रमानुपातीय होता है दोनों आवेश के बीच के गुणा के, और व्यत क्रमानुपातीय होता है उसके बीच के दूरी के वर्ग के। इस चीज को दिमाग में सेट कर लो। और इसी में इसलिए जब ये साइन हटाते हैं तो एक स्थिरांक के लगाते हैं। क्या लगाते हैं? स्थिरांक। कांस्टेंट को स्थिरांक कहते हैं हिंदी में। और इसी के का वैल्यू होता है 1/4πε0। क्या होता है? 1/4πε0 और Q1 × Q2 बार स्क्वायर। इसी एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं? मुक्त आकाश या फिर निर्वात का परावैद्युतांक। ठीक है, क्या कहते हैं? परावैद्युतांक। ठीक है, जिसका वैल्यू होता है 8.85 गुना 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जब भी आपको ये पूछा जाए कि इसका यूनिट क्या होगा एप्सिलॉन नॉट का, इकाई, तो आप क्या लिखोगे? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इकाई देके अगर पूछ दिया आपको डायमेंशनल फॉर्मूला तो कैसे बनाओगे? तो आपको पता है कि चार्ज को नापते हैं कूलम से, और कूलम का होता है डायमेंशनल फॉर्मूला 80। अब चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दोगे, और नीचे में क्या है? न्यूटन का क्या होता है? mLT-2। ये हो गया क्या? डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र। किसका? फोर्स का। न्यूटन को किसके लिए यूज होता है? फोर्स नापने के लिए। और मीटर लेंथ होता है, इसलिए L का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सब कुछ? आया समझ में? आप देखिए यहाँ पे सिंपल क्या करना है, m को ऊपर लेके जाओगे तो m-1 हो जाएगा। अब l देखो, L स्क्वायर इंटू L क्यूब ऊपर गया तो L-3 हो गया। अब देखो T-2 ऊपर गया तो T⁴ हो गया। अब देखो एक स्क्वायर a स्क्वायर जो है a स्क्वायर हो जाएगा तो m-1 L-3 T⁴ a स्क्वायर। ये हो गया क्या? एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। इस चीज को दिमाग में सेट कर लो। आई बात समझ में? तो यही आपका क्या? न्यूटन बोलते हैं आपका किसका? तो कूलम्स का लॉ। कूलम्स के लॉ में करना है F = 1/4πε0 Q1 × Q2 r स्क्वायर, जिसमें आपका एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, जिसका वैल्यू 8.85 गुना 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और जो इसका होता है डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m-1 L-3 T⁴ a स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो है अगर पूछ दे k का क्या होता है, तो k निकालने के लिए क्या निकालोगे? k को इधर लिखोगे, तो ये r स्क्वायर को उधर लेके जाओगे, f इंटू क्या हो जाएगा? ये r स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में आ जाएगा Q1 × Q2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और f का क्या होता है? तो mLT-2, न्यूटन नापते हैं ना फोर्स का, mLT-2, r स्क्वायर को L स्क्वायर, और Q1 × Q2 कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लो तो ये m हो जाएगा, और ये L जो होगा L³ हो जाएगा, और टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो T-4 हो जाएगा, और a-2 हो जाएगा। अब देखो ये जो है वैल्यू k का, ये जस्ट इसके अपोजिट, मतलब यहाँ m पे पावर -1 है एप्सिलॉन नॉट में, तो k में m⁻1 है। एप्सिलॉन नॉट में L⁻3 है तो यहाँ पे L⁻3 है। एप्सिलॉन नॉट में T⁻4 है तो यहाँ T⁻4 है। यहाँ a पे पावर स्क्वायर है, यहाँ पे a पे पावर -2 है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? तो इसलिए आपको k स्थिरांक का वैल्यू जो है ये हो गया। अब अगर एक चीज सोचो, अब इसलिए जो है k का वैल्यू कैसे निकल जाता है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो न्यूटन कूलम्स के फॉर्मूला से हम लोग ये सीख गए कि F = क्या होता है? Q1 × Q2 r स्क्वायर। k निकालना है तो r स्क्वायर को F इंटू r स्क्वायर इधर लेके चले गए, और Q1 × Q2 कर दिए। अब यहाँ पे ये k का वैल्यू हो गया। F को नापते हैं क्या? फोर्स होता है mLT-2 हो जाता है, और ये r स्क्वायर को L स्क्वायर से नापते हैं, इसलिए इसको यह कूलम स्क्वायर हो जाएगा। कूलम का होता है a स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, कूलम का होता है 80, इसलिए स्क्वायर है तो a स्क्वायर टी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा m⁻1
और L पे पावर L इंटू एल स्क्वायर एल क्यूब, T ये -2 पर गया तो T2 -4 और ये A पे पावर -2 हो जाएगा। ये हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र किसका, तो K का, किसका, तो K का। आई बात समझ में, यहाँ तक क्लियर है हम लोग। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कि जो K, अब K के बारे में आपको पता लग गया, ठीक है। अब एक चीज और याद रख लो आप, सिंपल सा है कि जो डैमेज यूनिट होता है एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, एक तो कूलम्ब स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट के बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। वहीं अगर के का निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, के का हो जाएगा आपका, बस इसको पलट दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर। आई बात समझ में, तो बस एप्सिलॉन नॉट के जस्ट अपोजिट हो जाता है के का वैल्यू, ठीक है। अब यहां पे याद रखना कि जो आपका ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है ना, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका एक और वैल्यू होता है फराड बाय मीटर, याद रखना फराड बाय मीटर, फराड बाय मीटर किसका वैल्यू होता है, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट फराड बाय मीटर भी आएगा कभी कभी ऑप्शन में, तो इस चीज को आप ध्यान में सेट करके रख लो कि फराड बाय मीटर भी आ सकता है, क्या आ सकता है, फराड बाय मीटर। आई बात समझ में। अब आते हैं, बात करते हैं कि चलिए एप्सिलॉन नॉट की तो बात हो गई, अब आते हैं बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी की। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, तो देखिए लिखिए वहां पे इफेक्ट ऑफ मीडियम, मीडियम में अभी तक क्या है, दो चार्ज कहां है, वैक्यूम में या फिर फ्री एयर में है। अब उसी को अगर मीडियम में लेके चले जाओगे तो क्या होगा, उस चीज को समझते हैं। तो इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है क्या कि इफेक्ट ऑफ मीडियम। तो व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज कंप्लीटली फिल्ड बिटवीन charges, rearrangement of the charge inside the dielectric medium takes place and the force between the same two charges decrease by factor k known as dielectric constant. K is also called the relative permittivity epsilon r। मतलब कहने का ये कि अगर आप एक मीडियम ले लोगे और उस मीडियम में जब आप चार्ज को रखोगे तो आपका फोर्स जो है वो 1/k टाइम्स हो जाएगा। अगर ये फोर्स मीडियम का निकाल रहे हो तो वो फोर्स जो है 1/k टाइम्स हो जाएगा किसके, तो वो हो जाएगा किसके, तो जो वैक्यूम में आपका वैक्यूम में जो फोर्स है उसके। तो इसलिए आपका जो Fm जो है वो क्या हो जाएगा, F एयर या वैक्यूम एयर या फिर वैक्यूम बाय K, ठीक है। इसलिए याद रखिए कि जब भी आपको मीडियम में निकालना होता है, अब देखिए यहाँ पे Fm/K है, तो K को जो है अगर उधर लेके जाते हो तो मीडियम कहाँ हो जाएगा, F एयर बाय Fm हो जाएगा। और F एयर का क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। और Fm क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब एप्सिलॉन नॉट है तो वैक्यूम या फिर एयर में, अगर एप्सिलॉन है तो मीडियम में, और Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। इतना चीज ध्यान में सेट कर लो। यही K जो है, इसी K को कहते हैं एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहते हैं, एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। अब यहाँ पे 4 पाई कट, Q1 Q2 कट, आर स्क्वायर कट, ये एप्सिलॉन चला जाएगा ऊपर, तो ये बचेगा 1/ε0 बाय 1/ε। अब ये एप्सिलॉन चला जाएगा ऊपर, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा नीचे, तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू हो जाएगा ε/ε0। तो इसलिए जब भी मीडियम लोगे तो एप्सिलॉन का वैल्यू क्या हो जाएगा, εr इंटू ε0। और यही एप्सिलॉन आर को हम लोग क्या कहते हैं, के कहते हैं। और इसी के को कहते हैं हम लोग क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यही के जो है वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। और इसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू डिफरेंट होता है। जैसे कि इसी के का वैल्यू आपका अगर ले लेगा क्या, एयर मतलब हवा में या फिर वैक्यूम में, इसका वैल्यू के का कितना होता है, तो ये हो जाता है 1। वहीं पे अगर ले लोगे आप वाटर तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, 80। वहीं पे अगर ले लोगे मी का तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। अगर वहीं ले लोगे ग्लास तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 5 से 10। और वहीं मेटल ले लोगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये था आपका क्या, रिलेटिव परमिटिविटी, सापेक्ष परगम्यता, इसको हिंदी में कहते हैं सापेक्ष परगम्यता। और सापेक्ष परगम्यता जो होता है वो क्या होता है,
एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसमें ये एप्सिलॉन जो है वो मीडियम का परमिटिविटी होता है और एप्सिलॉन नॉट जो है वो वैक्यूम का परमिटिविटी होता है। इसलिए याद रखोगे कि सापेक्ष पारगम्यता जो होता है वो मीडियम का परमिटिविटी अपॉन निर्वात का परमिटिविटी होता है, और इसी एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी को के कहते हैं, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, और यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू एयर और वैक्यूम के लिए होता है 1, और यही वाटर में होता है 80, मिका में होता है 6, ग्लास में होता है 5 to 10, ठीक है। और जो मेटल उसका इन्फिनिटी होता है। यहां तक क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? बिल्कुल। अब यहां से इस चीज को समझने के बाद एक चीज आप ध्यान में रखिए कि कभी भी आपको जो है अगर दूसरे मीडियम में तो वहां वैल्यू गिवन होगा, अगर वाटर का पूछेगा तो 80 आपको याद रखना होगा, बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आता ही आता है। तो ये था कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ बात करेंगे वेक्टर फॉर्म में कि क्या होता है, ठीक है। अब ये कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या है? तो अभी तक दो चार्जेस के बीच में अपने फोर्स देखा, 2 पॉइंट चार्ज लिया, उसके बीच रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स देखा। अब लेकिन मल्टीपल चार्जेस आ रहे, अब जो ये दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगा वो किस तरह से लगा इसको अब चूंकि क्या है, फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें तो डायरेक्शन होना चाहिए। तो सपोज दैट अगर एक चार्ज लिया आपने क्या Q1, एक प्लस Q1 चार्ज लिया और दूसरा चार्ज लिया आप क्या प्लस Q2, तो ये दोनों चार्ज में लग रहा है क्या रिपल्सिव फोर्स, ये डिस्टेंस इसके बीच है r, तो ये चार्ज जो है Q1 इसको धक्का मारेगा इधर, तो ये लगा फोर्स, किस पे फोर्स लग रहा है चार्ज 2 पे, किसके कारण 1, चार्ज 1 के कारण, इसलिए फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सेम उसी तरह से जो Q1 चार्ज है उस पे Q2 चार्ज फोर्स लगा रहा है, तो वो क्या लगा रहा है फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। आई बात समझ में? तो दोनों चार्ज जो है एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। अब ये फोर्स का डायरेक्शन Q1 से Q2 की तरफ है, तो इसको लिखेंगे हम लोग आर कैप 1 से 2 की तरफ, आर कैप 1 2, इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं, इकाई, सदिश इकाई, ठीक है। और वही जो Q2 लगा रहा है Q1 पे, तो इसका डायरेक्शन किधर है Q2 से Q1 की तरफ, इसलिए आर कैप 2 1। तो ये आर कैप 1 2 और आर कैप 2 1 जो है ये दोनों आपका यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर जो है उसका काम क्या होता है तो डायरेक्शन शो करना। अब देखिए जो ये डायरेक्शन था फोर्स F, और ये जो फोर्स लग रहा है Q1 के द्वारा Q2 पे, उसका डायरेक्शन किधर है तो उधर है। अब जो ये Q2 लग रहा है फोर्स Q1 पे, इसका डायरेक्शन किधर है तो इधर है। तो आर कैप 1 2 किसका डायरेक्शन हो गया F21 का, और आर कैप 2 1 किसका डायरेक्शन हो गया F1 2 का। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए दोनों आर कैप 1 2 और आर कैप 2 1 अपोजिट में है, तो इसलिए आर कैप 1 2 जो है उसको माइनस आर कैप 2 1 लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड सेम है, परिमाण सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, इसलिए माइनस लगा दिया। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आप कि आर कैप 2 1 जो है वो माइनस आर कैप 1 2 लिख सकते हो। तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। क्या है? मैग्नीट्यूड सेम है। अब देखिए फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन चार्ज 2 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, और 2 1 पे का डायरेक्शन किधर है तो आर कैप 1 2। सेम उसी तरीके से देखिए फोर्स जो लग रहा है 1 ड्यू टू 2, तो इसका क्या हो जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? अब देखो यहां पे क्या है, इसका डायरेक्शन किधर है आर कैप 2 1 की तरफ है, तो आर कैप 2 1। यहां तक क्लियर है? अब देखिए यहां पे क्या है आर कैप 1 2 और आर कैप 2 1, तो आर कैप 1 2 की जगह पे आप पुट कर सकते हो माइनस आर कैप 2 1, ठीक है। तो इसी चीज को अगर आप लिख दोगे इस तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, और आर कैप 1 2 की जगह माइनस आर कैप 2 1 लिख सकते हो, तो माइनस आर कैप 2 1 लिख ही सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हो? जरूर लिख सकते हो, तो लिख डालो भाई, है कि नहीं? लिख डालो, लिख डाला। अब देखो यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, और इसके जगह देखो आर कैप 2 1 की जगह माइनस आर कैप 1 2 लिख सकते हैं ना, तो माइनस आर कैप 1 2 लिख दिया हमने। यहां तक क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है। तो F21 देखो अब ये जो है माइनस आगे आ जाएगा,
आ जाएगा ना। अब देखो Q1 Q2 बार स्क्वायर आर कैप 21, आर कैप 21 किसका था, F12 का था, तो यहां लिख दोगे माइनस F12 और ये माइनस F21, तो F21 F12 के बराबर हो गया और F12 F21 के बराबर, बस माइनस साइन लग गया, इसलिए न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो करता है। ठीक है, अगर इसको और अच्छे समझना है तो सिंपल याद रखिए कि F21 में जो है आपको पुट करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, और आर कैप 12 की जगह क्या पुट करना था, माइनस आर कैप 21, और ये माइनस आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर आर कैप 21, अब ये माइनस F12 हो जाएगा। तो बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग है इसमें, और वो अंडरस्टैंडिंग बेसिक सा क्या है कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स 1 ड्यू टू 2, तो F21 जो है माइनस F12 के बराबर हो जाता है। यहां तक क्लियर है सब कुछ? चलिए, तो अब यहां तक क्लियर हो गया, तो इससे आपको दिमाग में ये सेट हो गया कि जो है ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ फॉलो करता है। तो जो कूलम्स का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दोनों एक दूसरे पे क्या लगाता है, कूलम्स का थर्ड लॉ लगाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, तो इसी को कहते हैं कूलम्स का नियम। ठीक है, अब आता है एक क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो अब डिस्कस करेंगे हम लोग क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का क्या कहना है, अभी तक आप 2 पॉइंट चार्जेस के बीच लगा रहे थे, क्या लगा रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब स्थिर वैद्युत बल। लेकिन अगर मल्टीपल चार्जेस आ जाएगा तो क्या करोगे, तो मल्टीपल चार्जेस आ जाएगा तो उसमें लगाओगे आप कूलम्स लॉ के साथ साथ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को, जिसको कहते हैं हिंदी में अध्यारोपण के नियम। तो इसमें सपोज दैट एक चार्ज है आपका क्या, प्लस Q1, क्या है चार्ज, प्लस Q1 चार्ज जो है, इस प्लस Q1 चार्ज पे अगर एक चार्ज है प्लस Q2, तो ये क्या लगाएगा चार्ज, इस पे फोर्स लगाएगा, उस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की, इसलिए फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। इसी तरह से अगर Q3 चार्ज होगा प्लस Q3, तो ये भी क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, किधर होगा उसका डायरेक्शन, इधर होगा, तो फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 3। उसी तरह से अगर Q4 चार्ज होगा तो ये प्लस Q4 चार्ज होगा, तो ये भी क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, किधर, तो फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 4। तो ये हो गया क्या कि Q1 चार्ज पर Q2 के द्वारा फोर्स F12, Q3 के द्वारा F13, Q4 के द्वारा F14। इसी तरह से डॉट 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 Q प्लस Qn के द्वारा जो चार्ज लगेगा वो क्या लगेगा, तो वो लगेगा F1n, याद रखना है। ठीक है, तो इसलिए जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है उसको जल्दी से नोट डाउन करके लिख लो कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, total force acting on a given charge due to the number of charges is the vector sum of individual forces acting on that charge due to all the charges। कहने का मतलब ये कि एक चार्ज पर मल्टीपल चार्ज के द्वारा जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। तो इसमें आपने ये देखा कि Q1 एक सिंगल चार्ज पॉइंट चार्ज है जिसपे Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Qn चार्ज तक फोर्स लगा रहा है। तो एक पॉइंट चार्ज पे मल्टीपल चार्जेस के द्वारा क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। इसको अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो कैसे, तो F नेट फोर्स जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, तो F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 प्लस डॉट 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 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n। अब इसमें देखो सब में क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन होगा ही ना, फोर्स में होता ना कॉमन। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 है तो Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, और आर कैप 1 2 है, तो अब देखो 2 लगा रहा है 1 पे, फोर्स जो का डायरेक्शन किधर है, आर कैप 2 से 1 की तरफ है। F13 का डायरेक्शन किधर है, आर कैप 3 से 1 की तरफ है। इसका डायरेक्शन किधर है, आर कैप 4 से 1 की तरफ है। इसका किधर होगा, आर कैप n से 1 की तरफ है। तो इसलिए यहाँ पे 1 2 है, तो 1 2 F12 जो है इसका यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, आर कैप 2 1 की तरफ है। अब 1 3 जो है उसको क्या लिख दोगे, Q1 इंटू Q3, तो 1 3 का Q1 इंटू Q3 बाय आर स्क्वायर, और आर कैप देखिए आर कैप 3 1 प्लस डॉट 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 प्लस
Q1 इंटू क्यू एन बाय आर स्क्वायर आर कैप N1। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबका? तो बस इस चीज को दिमाग में सेट कर लो आप कि ये हो गया क्या, एक पॉइंट चार्ज पे मल्टीपल चार्जेस के द्वारा जो फोर्स लग रहा है उसी को निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, Q1 भी निकाल सकते हो। तो अगर आप Q1 निकाल लोगे तो ये क्या बचेगा, Q1 बाहर निकाला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बच गया क्या, Q2 बाय आर स्क्वायर आर कैप 21 प्लस Q3 बाय आर स्क्वायर आर कैप 31 प्लस डॉट 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 Q n बाय आर स्क्वायर आर कैप N1, है कि नहीं? बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आपने ले लिया है कॉमन, तो बचेगा क्या, समेशन, और यहाँ कहाँ से शुरू हो रहा है, 2 से, तो 2 लिख दो, और कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, तो बस सिंपल है, 2 3 4 5 जो वेरिएबल चेंज हो रहा है उसमें i लिख दो, और नीचे में आर स्क्वायर लिख दो, और आर कैप 2 3 4, तो पहला i चेंज हो रहा है और बाद वाला 1 1 1 फिक्स्ड है, तो यही हो गया नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज। तो यही हो गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या हो गया ये, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आई बात समझ में? तो यहां तक क्लियर है सबका? तो अब जो है इस कंसेप्ट को, ये था पूरा फोर्स के बारे में। आपने देखा कि किस तरह से दो चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो होता है उसमें के कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, और के कांस्टेंट का वैल्यू के लिए एक और चीज दिमाग में रख लो कि के का जो वैल्यू होता है, जिसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हम लोग एफ इज इक्वल टू लिखते हैं ना, के Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, इसमें के का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। क्या होता है, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और याद रखना कि जिस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, F इज इक्वल टू G m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर, इसमें भी क्या करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। तो याद रखना क्या है कि जिस न्यूटन्स लॉ, ग्रेविटेशन लॉ के तरह ही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कूलम्ब्स लॉ का, वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। यहां तक क्लियर है सबका? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, तो यहां तक जब क्लियर हो गया तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, फिर उस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ ट्रिलॉजी क्लासेस में, और इसी तरह से आपको रेगुलर अपडेट्स हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। अब बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा के उसको एडजस्ट कर लें।